नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम क्लास 9th जो क्षितिज है पार्ट 1 उसके एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। आज हम गद्य खंड के 3 पाठों पर चर्चा करने वाले हैं। दो बैलों की कथा, ल्यासा की ओर और उपभोक्तावाद की संस्कृति। इन 3 पाठों के हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम तैयार किया हुआ है, जो आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा और बार-बार यहाँ पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को भी आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 1 में जो है और पार्ट 2, पार्ट 3, ये हमारे कुल मिलाकर के हमने इसमें 136 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसको करेंगे और फिर हमारा एक ही सेशन चलेगा जो गद्य खंड का होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वह है दो बैलों की कथा नामक पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। ये प्रेमचंद जी की ये कथा गद्य खंड है, दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी की ये कहानी है और बेहद इंपॉर्टेंट कहानी है, वर्षों से चली आ रही है और काफी भावुक भी और कुछ सिखाने वाली भी है। तो ये हमें यहाँ सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। ये इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। बिना स्किप करे आप इसको देख लीजिए। पार्ट 1 पे हम 53 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सेशन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति, त्याग। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी सहन शक्ति उसे अलग कर देती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित होता है। मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे की में भेद करना, दूसरों से काम लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी मन के भावों को समझना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है। मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी हीरा का यह क्वेश्चन था। हीरा कौन है, वो बैल है, ठीक है। हीरा और मोती, इसका कथन था कि औरतों पर सींग चलाना मना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चा का ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति, उल्लू का बैल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इस पे आ जाएगा, यानी मूर्ख व्यक्ति को बच्चा का ताऊ कहा जाता है। 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। पानीपत की लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, भारत और चीन के युद्ध की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी भारतीय स्वतंत्रता की ओर जो है यह कहानी संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि गया पराये बैलों के पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें।
बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे, यह कथन किसका है? कांजी होश के चौकीदार का, झूरी का, गया का, मोती का? तो क्वेश्चन नंबर 9 की सॉरी 8 की बात करें, राइट आंसर ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कांजी होश के चौकीदार के। ठीक है, सेशन अगर आपने विस्तृत पढ़ना है तो हमने इसका भावार्थ भी बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका भावार्थ समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हमने इसके बताए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, गिरे हुए वैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, कथन किसका था? मोती, हीरा, गया, सूरी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी हीरा का यह कथन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, पहली बार गया के घर भागकर दोनों बैल कहाँ? जूही के घर, कांजी हाउस में, मटर के खेत में, नहर के किनारे? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी झूरी के घर पहुंच गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, झूरी के साले का क्या नाम था? गया, बजरंग, सुकिया, धनिया? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गया था। झूरी के साला का नाम क्या था? गया। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? दोड़ा कोश, रंगभूमि, गोदान, कर्म भूमि? 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दोड़ा कोश। ये प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। बाकी रंगभूमि, गोदान, कर्म भूमि ये तीनों जो है प्रेमचंद जी की रचना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, झूरी के बैलों को, झूरी के बैलों का क्या नाम था? हरिया, धोनी, चंदा और तारा, शिवा और जय, हीरा और मोती? तो झूरी के बैलों को क्या नाम था? सबको पता है, हीरा और मोती था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 1926 में, 1936 में, 1940 में, 1935 में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 1936 में, 1936 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। बात बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी के पास लमही गांव में, आगरा के पास फतेहपुर में? 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी वाराणसी के पास लमही गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, गया के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता था? क्रोध एवं भाव, ईर्ष्या का भाव, स्थायी भाव, असंतोष का भाव? राइट आंसर 16 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी स्थायी भाव छलकता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? योग साधना का, परोपकार का, विद्वता का, सुख दुख में समान भाव रहने का? राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी ऑप्शन, यानी सुख दुख में समान भाव रहने का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, गधे को आदमी क्या समझता है? बेवकूफ, संत, लाचार, हिंसक प्राणी? 18 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बेवकूफ समझता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सद्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सद, संत, सच, सत्य? 19 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी हाँ सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, चाकोदा इसमें सच उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब बात करते हैं चैप्टर 2 ल्यासा की ओर, इसके एमसीक्यू भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी इसमें जो है सतगुण नहीं, गलत हो गया। ये सदगुण इसमें हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सच उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, सदगुण गुण। सद मतलब अच्छे, गुण आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आप कर लीजिएगा। चैप्टर 2 की बात करते हैं, लैसा की ओर। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी की ये रचना है, इसके एमसीक्यू भी हम इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया? लंगोर के मार्ग, टिंगरी, नेपाल या भारत? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी लंगोर के रास्ता भटक गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? भिखारी, बुद्ध के सैनिक, नमस्ते, नमसे? राइट आंसर 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी नम से कहा जाता है, ठीक है। जो भिक्षु होते हैं उनको नम से कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, मंदिर में कितनी पोतियों, ठीक है, पोथियां थी ये, मंदिर में किसने कितनी पोथियां रखी थी? राइट, 101, 102, 103, 108? राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन, यानी 103 पोथियां रखी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, भरिया किसे कहते हैं? पानी भरने वाले कहार को, भारवाहक कुली को, मजदूरी करने वाले को, पुरोहित को? तो भरिया किसको कहा जाता है? 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, भारवाहक, यानी भार को उठाने वाला जो कुली होता है उसको भरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सुमति कौन था? मंगोल भिक्षु, ल्यासा की ओर की यात्रा में लेखक का साथी, एक पुरोहित, उपयुक्त तो कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा 24 का उपयुक्त में से सभी सही कथन है, ठीक है। मंगोल भिक्षु भी इसको कहा जाता है, ल्यासा की यात्रा में भी लेखक के साथी था, एक पुरोहित भी था, देख ठीक है, सुमति का दोस्त जो था, तो ये आ गया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय क्या है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, ये लेखक में पुस्तक में लेखक का चित्र परिचय छपा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी वहां लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जैसा कि वो पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी या यात्रा वृत्तांत? राइट आंसर 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी यात्रा वृत्तांत ल्यासा की ओर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कुची कुची का अर्थ क्या होता है? डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, दूर हो। राइट आंसर आपका 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दया दया। कुची कुची का मतलब है दया दया करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, लेखक एवं उनका मित्र किस दो देश में यात्रा कर रहे थे? सॉरी भेष आ जाएगा, ठीक है, टाइप में गड़बड़ हो जाता है। क्या जाएगा इसमें? भेष लिखा हुआ है, किस वेश में यात्रा करते हैं? शाही वेश में, भिकमंगा के वेश में, वेश सैनिक के वेश में, किसान के वेश में? राइट आंसर आपका 28 का जो हो जाएगा वह है बी ऑप्शन, यानी भिकमंगे के वेश में यात्रा करते हैं। बात करते हैं 29 की, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? खोटी, सोटी, केतली, सिंगड़ी? राइट आंसर 29 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी खोटी कहा करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, राव सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1943 में, 1963 में,
1973 में, 1983 में। राइट आंसर जो होगा आपका 30 का वह हो जाएगा बी ऑप्शन 1963 यानी 1963 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। राव सांकृत्यायन जी कौन सा धर्म अपनाया? सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन। राइट आंसर होगा 31 का सी ऑप्शन यानी बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। राव सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गोमक्कर शास्त्र। राइट आंसर 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन गोमक्कर शास्त्र उन्होंने लिखा, यानी जिसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। राव सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ? आजमगढ़ के पधा गांव में, वाराणसी के लमही गांव में, नागपुर के सितारा गांव में, ल्यासा में। राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी आजमगढ़ के पदह गांव में हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यहाँ खून होने पर भी खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि खून करने वाला शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह ही नहीं दे होता, क्योंकि वहाँ कोई न्यायालय नहीं है, क्योंकि यहाँ जमींदारी की चलती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी ऑप्शन क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते थे? वे पहले आदमी को पकड़ लेते थे, फिर उसका वध कर देते थे, इसके बाद उसका सामान लूट लेते थे, यह सभी कथन सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी तीनों बातें सच है। चैप्टर 3 की बात कर देते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, इसके हम इसके भी देख लेते हैं। अभी भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं और हमारा सेशन बेहद खास होने वाला है। हम आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? सुख से क्या अभिप्राय है? भोग भोग ही सुख है, मस्त रहना ही सुख है, संयमित जीवन में ही सुख है, प्रभु की भक्ति में ही सुख है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का ए ऑप्शन यानी उपभोग भोग ही सुख है। लोग सोचते हैं कि उपभोग करना वस्तुओं का वही सुख है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दासता स्वीकार करते जा रहे हैं? राजनीतिक दास्ता, सांस्कृतिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता या शांति दास्ता। तो राइट आंसर आपका 37 का जो हो जाएगा वह है सी ऑप्शन यानी बौद्धिक दास्ता अपनाते जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। हमारी नई संस्कृति कैसी है? आध्यात्मिक संस्कृति है, अनुकरण की संस्कृति है, पारिवारिक संस्कृति है, वैचारिक संस्कृति है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का बी ऑप्शन यानी अनुकरण की संस्कृति बन चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। हमारी मानसिकता को कैसे तंत्र बदल रहे हैं? विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र, आध्यात्मिक के तंत्र, सम्मोहन के सूक्ष्म तंत्र, प्रतिष्ठित दिखाने वाले तंत्र। राइट आंसर आपका 39 का जो हो जाएगा वह है ए ऑप्शन यानी विज्ञान और प्रसार का सूक्ष्म तंत्र। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही है? विदेशी उपनिवेश के लिए, लघु उद्योगों के लिए, स्वस्थ संस्कृति के लिए, प्रभाव के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी स्वस्थ संस्कृति के प्रभाव के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, रेखांकित पद का भेद बताइए। संज्ञा, सर्वनाम। रेखांकित पद कौन सा हो जाएगा? एक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा
41 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि एक दिन भर आपके लिए शरीर को तरोताजा रखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 42 की। उतना ही खाओ जितनी भूख है, रेखांकित। ये जो ही है ये रेखांकित हो जाएगा। रेखांकित क्या विशेषण का भेद बताए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ये खाओ हो जाएगा, ही खाओ, ठीक है, पूरा हो जाएगा, ही खाओ हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर आपका 42 का जो हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने की बात कही है? अपनी शर्तों पर, अपनी बुनियाद पर, अपने स्वार्थ पर, अपने सम्मान पर। तो राइट आंसर 43 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी अपनी बुनियाद पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। हम किसके उपनिवेश पर बने हैं? उपनिवेश बन गए हैं अमेरिका, यूरोप, पाश्चात्य संस्कृति, विज्ञापन संस्कृति। राइट आंसर 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। उपभोक्तावाद संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, परंपराओं का निर्वाह हुआ है, परंपराओं का लोप हो गया है, हम उन्हीं सब परंपराओं पर चल रही हैं। राइट आंसर 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? ए ऑप्शन पाश्चात्य, बी पूर्वी, सी पौराणिक, या डी शांति। तो राइट आंसर 46 का हो जाएगा वह आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सामंती संस्कृति का प्रचलन हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। आजकल कैसी जीवन शैली हावी होती जा रही है? पुरातन, पूर्वी, नूतन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नूतन, नई जीवन शैली। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्यामचरण दुबे की नहीं है? मानव और संस्कृति, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति तथ्य शिक्षा, समय और संस्कृति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृति के 4 अध्याय। ये जो है ये श्यामचरण दुबे जी की रचना नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922 में, 1992 में, या 1995 में? राइट आंसर 49 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक ही आ गया। ठीक है, 1922 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इनमें कैसी दास्ता स्वीकार कर ली है? हमने कैसी दास्ता स्वीकार कर ली? आर्थिक दास्ता, सांस्कृतिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता, वैचारिक दास्ता। राइट आंसर 50 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बौद्धिक दास्ता हमने स्वीकार कर ली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। हम किस संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं? पूर्वी संस्कृति, अविकसित संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हमारी मानसिकता का कौन सा तंत्र बदल रहा है? प्रजातंत्र, राजतंत्र, विज्ञान तंत्र, आधुनिक तंत्र। राइट आंसर 52 का जो हो जाएगा आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी विज्ञान तंत्र बदल रहा है। इस महासेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा सांस्कृतिक के संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय युक्त नहीं है? दैनिक, भौतिक, पाठक, या मानसिक।
राइट आंसर 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ये पाठक क्या है, ये पूरा शब्द है, इसमें एक प्रत्यय नहीं है। बाकी सांस्कृतिक में दैनिक दैन धन एक, भौतिक भौत धन एक, मानसिक मान धन एक, मानस धन एक, मानसिक बना हुआ। ठीक है, तो कुल मिला इसमें हम चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, चैप्टर 5 नाना साहब की पुतली देव मैना को भस्म कर दिया गया, चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इन पर चर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी का हमारा यह सेशन चल रहा है। इससे पहले कि सेशन अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेशन देख सकते हैं। आप 6, 7, 8 के भी सेशन देख सकते हैं और 12th की हिंदी के एमसीक्यू भी हमने तैयार किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देख सकते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के पिछले जो पार्ट था हमारा पार्ट 1, उसमें हमने 53 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज हम 54 क्वेश्चन पर 54 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गद्य खंड का यह सेशन चल रहा है, इसके बाद हम पद्य खंड लेकर आएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? कबूतर ने, मैना ने, गौरैया ने, कोयल ने? राइट आंसर 54 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गौरैया ने उनकी जीवन शैली बदल दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बिना स्किप करे आप इसको देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, विशेषकर हमने आपके लिए इसको चुनकर रहे हैं। आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, प्यारे से कमेंट करिए। 55 क्वेश्चन होगा अवसारों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? झरना, चमक, शीशा, सॉरी ये शीशा हो जाएगा, या गोरिया? 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अवसारों का अर्थ होता है झरना। ठीक है, 56 की क्वेश्चन की बात करें, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? अल्सर से, अतिसार से, कैंसर से, या टीबी से? 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इस पाठ, यानी किस पाठ की बात करें? ये पाठ चल रहा हमारा सामने सपनों की याद। ठीक है, इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, चौधरी चरण सिंह का, राजीव गांधी जी का? 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। सालेम अली की पुस्तक का क्या नाम था? पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, प्रकृति के पुत्र, पर्यावरण सुरक्षा? राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन, यानी फॉल ऑफ द स्पैरो। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। सालेम अली की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा लॉरेंस, तस्लीमा, तहनीमा, तहमीना, या नाजरिया बेगम? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी तहमीना इनका नाम था। किसका? सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सालिम अली उन लोगों में से ये डॉट 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 कायत होते थे, उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कभी हार को बर्दाश्त करने के लिए, जो सदा सत्य पर अडिग रहने के, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के, ये जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में आने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा उत्तर? सालिम अली उन लोगों में से थे, सॉरी ये थे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है टाइप करते समय, ये थे हो जाएगा, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल थे। ये भी कायल हो जाएगा, कायत नहीं था। ठीक है, कायल हो जाएगा, कायल होते थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? केरी, फ्रीडा, हिलेरी, साविधा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का बी ऑप्शन, यानी फ्रीडा क्या था? लॉरेंस की पत्नी का नाम था। अब बात करें तो सालिम अली का पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ठीक है, आप याद रखिए क्योंकि ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, आप इनको रट लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
62 की जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डायरी विधा का उल्लेख होता है, यानी दर्शन होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? 1975 में, 1985 में, 1995 में, 1990 में। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 1995 में इनका ये सभापति के लिए चुने गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, शेक्सपियर का, डी.एच. लॉरेंस का। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी डी.एच. लॉरेंस का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? 1989 में, 1987 में, 1985 में, 1990 में। राइट आंसर 65 का जो हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन, यानी 1989 में उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? सालिम अली की, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहां हुआ था? 1945 में उत्तर प्रदेश में, 1945 में बिहार में, 1955 में बिहार में, 1945 में मध्य प्रदेश में। राइट आंसर 66 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1945 बिहार में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। अंतहीन सफर का आशय है बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा, जंगलों में भटक जाना, हुजूम में आगे चलना। राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का बी ऑप्शन, यानी मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? अपना काम छोड़ रहे थे, अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, विदेश जाकर बस रहे थे, या मौत के आगोश में चले गए। राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सालिम अली जो है वो मौत के आगाज में चले गए थे। उनको कैंसर की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी। वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे। वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे। वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बन कर रहते थे। राइट आंसर 69 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी वे प्रकृति का हिस्सा, आत्मीयता हिस्सा बनकर रहते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, नोंद में गाने गाना, गाने में सपनों का वर्णन करना, या झूठी बातें करना। 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अपना पसंदीदा कार्य करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन देख लेते हैं। नाना साहब की पुत्री देव मैना को भस्म कर लिया गया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसके एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 71 होगा, नाना साहब का राजमहल कहाँ था? ठीक है, था हो जाएगा। नाना साहब का राजमहल कहाँ था? कानपुर में, पूना में, झांसी में, बिहार में। राइट आंसर 71 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी बिहार में उनका राजमहल था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। मैना को किस प्रकार मारा गया? गोली से, फांसी पर बढ़ाकर, जलाकर, या भूखा रखकर। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मैना को जलाकर मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। मैना को कहाँ के किले में कैद किया गया? कानपुर, आगरा, सितारा, ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का ए ऑप्शन, यानी कानपुर में मैना को कैद किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? ए, उसके पिता से मिला दिया जाए। बी, उसको मारा न जाए। सी, उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए।
इज डी अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। राइट आंसर 74 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। मैना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी? वह मकान ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। वह उस मकान में निवास करना चाहती थी। वह महल उसके पिता की स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रहे। वह उस महल के स्थान पर और महल बनवाना चाहती थी। राइट आंसर आपका 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी महल उसके पिता के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रहे, यह ऐसा वो उसको बचाना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। मैना के साथ विनम्र में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? सॉरी, मैना के साथ निम्न में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? जनरल अटरम, सर टाइम्स, जनरल माउंटबेटन या जनरल डावर? राइट आंसर 76 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सर टाइम्स के पुत्री उनके साथ पढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? ए, भारत सरकार से आशय है, अंग्रेजी हुकूमत से है कि जो उस समय भारत के शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर सॉरी बी हो जाएगा भारत सरकार। ठीक है, ये भारत सरकार से आशय भारत के राष्ट्रपति से, या भारत सरकार से आशय केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, या पार सरदार आशय भारत का सरदार आशय है भारत के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 77 का ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी भारत सरकार से आशय है अंग्रेजी हुकूमत से है जो उस समय भारत में शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। मैना को किस जनरल द्वारा मारा गया? जनरल है, जनरल आउटरम, जनरल इन, जनरल पिकासो? राइट आंसर 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जनरल आउटरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? मारिया, मेरी, सोनिया, ग्रेसी? 79 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मेरी जनरल हे की पुत्री का नाम था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? धुंधु पंत नाना साहब, सुमित्रा नंदन पंत नाना साहब, धुंधु पंत नाना पाटेकर, शिवाजी राव नाना साहब? राइट आंसर 80 का जो हो जाएगा वह है ए ऑप्शन, यानी धुंधु पंत नाना साहब जी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। मैना देवी किसकी पुत्री थी? टाटा टोपे की, राम बहादुर देव की, या नाना साहब की, या जनरल हे की? राइट आंसर 81 का जो हो जाएगा वह है सी ऑप्शन, यानी नाना साहब की पुत्री। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। चपला देवी जो इस पाठ के लेखिका है, चपला देवी किस युग की लेखिका है? प्रसाद गुण, प्रेमचंद गुण, आधुनिक गुण, द्विवेदी गुण युग? राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का डी ऑप्शन, यानी चपला देवी जो है वो द्विवेदी युग की लेखिका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, पाठ किसने लिखा है? तो अभी हमने चर्चा की थी, चपला देवी जी ने इसको लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठुर की ओर क्यों गया? ए, कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना का दल विठुर नाना साहब के महल को लूटने के लिए गया। बी, नाना साहब की पुत्री मैना की तलाश करने। सी, महल में छिपे सैनिकों की तलाश करने, या डी, नाना साहब के महल पर कब्जा करने? राइट आंसर 84 का हो जाएगा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना का दल विठुर में नाना साहब के महल को लूटने के लिए गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की।
किसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ? महल को देखकर, नाना शाह को देखकर, अपने सैनिकों को देखकर, बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को देखकर। राइट आंसर 85 का जो हो जाएगा वह है आपका डी ऑप्शन, यानी बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को देखकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। यह घटना किस सन की है? 1947 की, 1957 की, 1942 की, 1757 की। राइट आंसर हो जाएगा आपका 86 का बी ऑप्शन, यानी 1957 की यह बात है, सॉरी 1857 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को क्यों भस्म कर दिया? ए, वहां बहुत से सैनिक छिपे हुए थे। बी, उनका उनको शंका थी कि यदि महल सुरक्षित रहा तो इस पर कब्जा करना मुश्किल है। या डी, सी, अंग्रेज नाना साहब की हर निशानी को मिटा देना चाहते थे। यस, डी, वे नाना साहब को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना चाहते थे। राइट आंसर 87 का जो हो जाएगा वह है आपका सी ऑप्शन, यानी अंग्रेज नाना साहब की हर निशानी को मिटा देना चाहते थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर में, चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी हम देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी इसके लेखक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। हरिशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहां हुआ था? 1922 में मध्य प्रदेश होशंगाबाद में, 1922 में इलाहाबाद में, 1932 में पटना में, 1922 में हुई वाराणसी में। राइट आंसर 88 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर प्रसाद जी की नहीं है? हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, गोदान, भूत के पांव पीछे। राइट आंसर 89 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा गोदान। ये गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1991 में, 1995 में, 1999 में, 1998 में। राइट आंसर 90 का जो हो जाएगा वह है आपका बी ऑप्शन, यानी 1995 में हरिशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? बनावटी, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, व्यंग्य चित्रण, यथार्थ चित्रण। 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी यथार्थ चित्रण किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। प्रेमचंद का यह फोटो किसके साथ खींचा? लेखक के, प्रेमचंद के मित्र के, उनकी पत्नी के, जयशंकर प्रसाद के। राइट आंसर 92 का जो हो जाएगा वह है आपका सी ऑप्शन, उनकी पत्नी के साथ खींचा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कबीरदास। राइट आंसर आपका हो जाएगा 93 का बी ऑप्शन। ठीक है, कुंभनदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के। नेम जो शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? नाम, नया, नियम, नियामक। राइट आंसर आपका हो जाएगा 94 का सी ऑप्शन, यानी नियम। नियम का हो जाएगा नियम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। उपहास शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उत, उपहास्य, हास। राइट आंसर 95 का जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा उप उपसर्ग, उपधन हास, यानी उप उपसर्ग इसमें लगा हुआ। उपसर्ग नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उपसर्ग भी पढ़ सकते हैं, विस्तृत रूप से हमें पढ़ा रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। हरिशंकर प्रसाई मूलतः डॉट है। सही विकल्प का से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिएगा। उपन्यासकार, निबंधकार, व्यंग्यकार, कहानीकार। राइट आंसर आपका 96 का जो होगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी व्यंग्यकार इनको कहा गया था। ठीक है, टिप्पणी परक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। प्रेमचंद कैसे साहित्यकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। राइट आंसर जो आपका
97 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यथार्थवादी कवि है कौन? प्रेमचंद जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी? ए, प्रेमचंद को किसी तरीके का शौक नहीं था। बी, वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में अपनी शान समझती थी। सी, वह एक साहित्यकार थे। या डी, उनके कथनी और करनी में एक समान थी। बात करते हैं 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी उनकी कथनी और करनी में एक समान थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। प्रेमचंद के फटे जूते गाय की सॉरी प्रेमचंद के फटे जूते गया की, ठीक है, गया आ जाएगा। गया की किस विधा की रचना है? डायरी, निबंध, व्यंग्य, संस्मरण। 99 राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी व्यंग्य विधा पर आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। टीलों से समझौता भी हो जाता, यहाँ टीलों का अर्थ क्या है? टीला एक अर्थ है बड़ी बड़ी चट्टाने। नंबर 2 बी, टीला पठार की तरह ऊंची भूमियों को कहते हैं। ये सी, यहाँ टीलों का अर्थ है उन रूढ़िवादियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। यदि इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका लग रहा है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। यहाँ नदी की क्या विशेषता बताई गई है? नदी सबको स्वच्छ जल देती है, नदी शीतलता प्रदान करती है, नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल देती है, नदी हमारे खेतों को हरा भरा करती है। राइट आंसर 101 की आपकी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल देती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। इस गद्यांश को जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम है शंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जावेद हुसैन। राइट आंसर आपका हरिशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन ये नंबर 103 की। ये इस सेशन का हमारा आज सेकंड क्वेश्चन का जो है लास्ट आंसर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। सख्त चीज से ठोकर मारने का क्या आशय है? पत्थरों को ठोकर मारना, मजबूत आदमी से टकराना, अनुशासन प्रिय व्यक्ति से टकराना, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज। राइट आंसर जो 103 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एमसीक्यू लेकर आए हैं आज, हमारा तीसरा पार्ट है इसमें, और इसमें हम क्वेश्चन 104 से लेकर के 136 तक हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम केवल गद्य खंड के 2 पार्टों पर करने वाले हैं चर्चा। चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन और चैप्टर 8 एक कुत्ता और मैना। इससे पहले जो चैप्टर थे गद्य खंड के, उन पे हमने चर्चा कर ली है। उनके क्वेश्चन जो है आप, यानी 103 क्वेश्चन जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने इसको बना रखा है। इसके बाद का जो सेशन हमारा होगा उसमें हम संपूर्ण हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के 136 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और एक बात जरूर सुन लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 104 क्वेश्चन है, महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? स्त्री दर्पण, सरस्वती, वीणा, माधुरी। क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी स्त्री दर्पण में इनकी पत्रिकाएं छपती थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थी? इलाहाबाद की, पूना की, कोल्हापुर की, नागपुर की। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा वह आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कोल्हापुर की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। महादेवी जी के भाई का क्या नाम था? मनमोहन, जगमोहन, कृष्णमोहन, हरिमोहन।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी मनमोहन जी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। सुना है उसके पहले लड़कियां को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम से लेखिका का क्या अभिप्राय है? लड़कियों के हॉस्टल का नाम, लड़कियों की हत्या कर देना, संन्यास की दीक्षा देना, तीर्थ यात्रा पर भेज देना। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 107 की बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी लड़कियों की हत्या कर देते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। महादेवी वर्मा के साथ हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम लड़कियों का क्या नाम था? जेबनिसा, फातिमा, सोफिया, रहमत बाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी जेबनिसा था। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में क्या मिला था? एक साल, गीतों का की एक पुस्तक, प्रेमचंद जी का उपन्यास यानी गोदान या चांदी का कटोरा। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी चांदी का कटोरा महादेवी जी को इनाम मिला था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। महादेवी वर्मा द्वारा वह पाठ किस विधा में लिखा गया है? परी, संस्मरण, निबंध, कहानी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी संस्मरण में यह लिखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। महादेवी जी की जन्म कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? 1907 में उत्तर प्रदेश फकापुर में फकाबाद में, या 1907 में जबलपुर में, या 1910 में इलाहाबाद जिले में, या 1909 में इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वह होगा आपका ए ऑप्शन यानी 1907 उत्तर प्रदेश में फकाबाद में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। महादेवी जी के किस वाद की कवयित्री मानी जाती थी? प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, छायावाद की। ये छायावाद, ठीक है, ये छायावाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी छायावाद की ये कवयित्री मानी जाती है। ठीक है, छायावाद इसको हम जानेंगे। इसको छायावाद आप लिख देना, क्या लिखोगे? छायावाद। ठीक है, छायावाद आ जाएगा। छायावाद की क्या कवयित्री मानी जाती है? कौन? महादेवी वर्मा जी। और जैसे जयशंकर प्रसाद जी है, ये भी छायावाद की कवि माने जाते हैं। आप उनको भी रट लीजिए क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें। महादेवी वर्मा जी को किस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया था? जनता इंटर कॉलेज, वाराणसी कॉलेज, बास गर्ल्स कॉलेज, या रियान इंटर कॉलेज। राइट आंसर 113 का जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बास गर्ल्स कॉलेज हो जाएगा। सॉरी, इसका जो नाम है ये ये गलत टाइप हो गया। इस कॉलेज का नाम राइट आंसर तो सी होगा। इसका जो नाम था वह था क्रास्ट वेल। ठीक है, क्या था इसका नाम? क्रास्ट, आधा सा आ जाएगा, क्रास्ट वेट, क्रास्ट वेट कॉलेज इसका नाम था। ठीक है, क्या था? क्रास्ट वेट कॉलेज जो है इसका नाम था। आप इसको रख लीजिए। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। महादेवी जी की कॉलेज की साथिन यानी दोस्त का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, कीर्ति चौधरी, अमृता प्रीतम। राइट आंसर 114 का जो हो जाएगा आपका वह होगा बी ऑप्शन यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो लेखिका मानी जाती है, वो इनकी मित्र थी। बात करते हैं 115 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि रथी। ठीक है, पूरा नहीं लिखा गया, ये रश्मि आ जाएगा। सर टाइम में थोड़ा गड़बड़ हो गया। रश्मि रथी, ठीक है, रथी पूरा नहीं लिखा गया। रश्मि रथी जो है, रथी भी लिख देते हैं।
रश्मि रथी आ जाएगा, ठीक है। उर्वशी नीरजा, राइट आंसर 115 का जो हो जाएगा आपका वह आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी उर्वशी जो है ये महादेवी जी वर्मा जी की रचना नहीं है, बाकी ये निहार, रश्मिरथी, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत भारती साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी। राइट आंसर 116 का जो हो जाएगा आपका वो होगा डी ऑप्शन, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से महादेवी वर्मा को नवाजा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। महादेवी जी ने अपने किस पुरस्कार को गांधी जी को दे दिया? गीता की प्रति को, रामायण की प्रति को, चांदी की कटोरे के, सोने की चम्मच को। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी चांदी की चम्मच, सॉरी चांदी के कटोरे को जो है उन्होंने गांधी जी को दे दिया, जो उनको इनाम में मिला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा है इसलिए उन्होंने इसको दे दिया था। अब बात करते हैं आखिरी चैप्टर जो गद्य खंड का है, चैप्टर 8 एक कुत्ता और मैना। इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 होगा, क्षीण वपु का क्या अर्थ है? एक पक्षी का नाम है, दुर्बल शरीर, एक औषधि का नाम है, एक वाद्य यंत्र का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी दुर्बल, दुर्बल शरीर। ठीक है, दुर्बल शरीर आ जाएगा, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। प्रगल्भ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, विद्वान, वाचाल, सहीधर। राइट आंसर 119 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा वाचाल। प्रगल्भ का मतलब होता है वाचाल शक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। ईसत का क्या अर्थ है? ईश्वर, औचित्य, पूर्व दिशा, आंशिक रूप से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 का डी ऑप्शन, यानी आंशिक रूप से। ईसत का मतलब आ गया आंशिक रूप से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का भाव करने लगा, यहाँ किसका उल्लेख हुआ है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, कुत्ते का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, किसी आगंतुक का। राइट आंसर हो जाएगा 121 का वी ऑप्शन, यानी कुत्ते का। कुत्ते के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? वह जगह अच्छी नहीं थी, वहां उनका मन नहीं लगता था, स्वास्थ्य के कमजोर होने के कारण वे भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे, इस स्थान को सरकार द्वारा खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। राइट आंसर 122 का जो हो जाएगा आपका वह होगा सी ऑप्शन, स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। एक कुत्ता और एक मैना पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण, निबंध, कहानी, डायरी। राइट आंसर 123 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी निबंध विधा में यह लिखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। गुरुदेव ने किस पक्षी को लक्ष्य करके कविता लिखी है? गौरिया, तोता, मैना, सारस। राइट आंसर हो जाएगा 124 का आपका सी ऑप्शन, यानी मैना को लक्ष्य करके लिखा गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा इस निबंध में किस किस पशु पक्षी का उल्लेख हुआ है? कुत्ते का, नैना का, कौवे का आ जाएगा सर। उपयुक्त तीनों। राइट आंसर हो जाएगा आपका 125 का डी ऑप्शन, इन तीनों का प्रयोग हुआ है। कुत्ते का भी हुआ है, मैना का भी हुआ है। ठीक है, ये मैना आ जाएगा और कौवे का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौवे का, तीनों का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। गुरुदेव शांति निकेतन से किस स्थान पर रहने के लिए गए? हरि निकेतन, आनंद भवन, श्री निकेतन, ऋषिकेश। राइट आंसर आपका 126 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी श्री निकेतन रहने के लिए चले गए।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट आंसर 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी शांति निकेतन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। राइट आंसर 128 का जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया नहीं किया। ठीक है, बाकी इन तीनों में इन्होंने अध्यापन कार्य कर रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। हजारी प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1917 में दुबे का छापरा गांव में, 1907 में जिला बलिया के दुबे उपरा गांव में, इलाहाबाद के में सन 1917 में, वाराणसी में लमही गांव में सन 1907 में। राइट आंसर हो जाएगा 129 का बी ऑप्शन यानी 1907 में जिला बलिया के दुबे का उपरा गांव में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करते हैं 130 की। इस निबंध में गुरुदेव का संबोधन किसके लिए किया गया है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी के लिए, विनोबा भावे के लिए, अरविंद घोष के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। राइट आंसर आपका 130 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए यह विशेषण प्रयोग किया गया संबोधन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं हो जाएगी? बाणभट्ट की आरंभ कथा यानी आत्मकथा इसमें आ जाएगा, पुनर्नवा, कादम्बरी, कल्पलता। राइट आंसर हो जाएगा 131 का आपका सी ऑप्शन यानी कादम्बरी जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं बल्कि ये बाणभट्ट जी की रचना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। लेखक किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे? पुस्तकी या बोलचाल की भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, बोलचाल की बंगला भाषा। राइट आंसर आपका 132 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी पुस्तकीय भाषा का प्रयोग करते थे। पुस्तकीय भाषा यानी बहुत ही सभ्य और सटीक भाषा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। गुरुदेव ने किस शब्द को पकड़ कर लिया? पुस्तकीय शब्द को, दर्शनार्थी शब्द को, दर्शनीय शब्द को, दर्शन शब्द को। राइट आंसर आपका जो 133 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसलिए वो दर्शन शास्त्री माने गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी वर्षनार्थी है क्या? दर्शनार्थी आ जाएगा। दर्शनार्थी है क्या यह कहकर क्यों मुस्कुराते थे? दर्शनार्थी उनको भाषा का शब्द नहीं था। लेखक इस कथन को हिंदी मुहावरों में को अनुवाद करके टैगोर जी के निवेदन करता था। ऐसा कहकर टैगोर जी लेखक पर व्यंग्य करते थे। टैगोर जी को दर्शनार्थी शब्द अच्छा लगता था। राइट आंसर हो जाएगा 134 का बी ऑप्शन यानी लेखक को इस कथन को हिंदी मुहावरों को अनुवाद करके टैगोर जी से निवेदन करता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। बनलोक शब्द का अर्थ क्या होता है? भुवन लोक हो जाएगा, परलोक, सुंदर लोक, सज्जन लोक, दर्शनार्थी लोक। राइट आंसर आपका हो जाएगा 135 का सी ऑप्शन यानी सज्जन पुरुष। भले लोग का मतलब हो गया सज्जन पुरुष। ठीक है, यानी जैसे भला लोग कहते हैं, भला मानुष कहते हैं, वही आगे सज्जन पुरुष। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा और गद्य खंड का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रचलित शब्द से उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन प्रा उपसर्ग है, चल शब्द है, इत प्रत्यय हो जाएगा। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 136 क्वेश्चन पर हमने गद्य खंड की चर्चा की है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पद्य खंड के सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये 130 क्वेश्चन आप रट लीजिए, याद कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको घर कर लीजिए।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें प्यार से कमेंट करते हैं कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।